राजनीति शास्त्र पाठ 4 भारत के विदेश संबंध। जैसे मैंने कहा विदेश संबंध है क्या, तो एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ जो क्या होता है संबंध, उसी संबंध को हम विदेश संबंध के नाम से जानते हैं। जैसे आप प्रारंभ से ही क्लास 6 से ही जानते आ रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस कारण मनुष्य समाज में रहता है। समाज के बाहर कोई भी मनुष्य अपने संपूर्ण विकास की कल्पना नहीं कर सकता है। न बोले हम बानरी सेना को पढ़ाते हैं, 15 कुड्डों को डिक्लेयर निकले हेरे करते कि मुँह लगा तो मार देगा, दोनों टोका टोकी कर रहा है, दोनों तो से एक ही गांव के। हमने कहा कि जैसे मनुष्य समाज में मिलजुल कर रहना चाहता है, अपने सोसाइटी में मिलजुल कर रहना चाहता है, क्योंकि सोसाइटी व्यक्ति के सभी जरूरतों को पूरा करती है। वैसे ही संसार का सभी देश किसी न किसी देशों के ग्रुप में शामिल होकर अपने हित के लिए उसके सिद्धांतों को क्या करता है, फॉलो करता है। क्योंकि आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। जैसे अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, वैसा ही कोई देश अकेला कुछ नहीं। आप कहते हो कि सर अमेरिका तो विश्व का सबसे धनी देश है, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं बता दूं अमेरिका को भी जरूरत है। अगर गरीब देश के साथ हुआ नहीं रहेगा तो उसकी कंपनी में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो सामान बनते हैं, बिकाए नहीं करेगा, बिकाएगा नहीं, तो उसकी जो इकोनॉमी है क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। गलत किसे? तो हर देश अपने राष्ट्रीय हित के विकास के लिए, राष्ट्रीय हित के संवर्धन के लिए, राष्ट्रीय हित को बनाए रखने के लिए किसी न किसी देश के साथ या खास करके अपने अगल बगल के देशों के साथ एक रिलेशन की स्थापना करता है। जैसे आप जितने छात्र हैं दोस्ती कर लेते, क्यों कि अगर किसी कारण से किसी दिन ना आए तो क्लास का सारा इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा देता है आपका मित्र। गलत किसे है? तो प्रश्न है कि जैसे आप अपने से मित्रता इसलिए करते हैं कि हर प्रकार का इंफॉर्मेशन मतलब सूचना आपको मिलती रहे, वैसे ही संसार का सभी देश अपने राष्ट्रीय हित के सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीयता का विकास के लिए, देश के तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए अपने आस पड़ोस के देशों के साथ या थोड़ा दूर है उन देशों के साथ भी एक रिलेशन की स्थापना करता है। उसी रिलेशन को हम विदेश संबंध के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न है तो भारत, कोई भी देश हो, भारतीय क्यों कहूं मैं, कोई भी देश, उस देश के विदेश नीति का निर्माण कौन करता है? अगर विदेश नीति की बात करें तो देश में यदि राजतंत्र है तो राजा बनाएगा। विदेश नीति का तो कौन तय करेगा? राजा। यदि राजतंत्र है तो, यदि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है तो राष्ट्रपति। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की कोई भूमिका होती ही नहीं, जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली। गलत किसे? जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। चीन में तो साम्यवाद है। कहां? हाँ होता है। तो प्रश्न है राजा बनाएंगे, नहीं तो राष्ट्रपति बनाएंगे। और भारत जैसे गणतंत्रीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन के प्रधान होते हैं, देश के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन व्यवहार में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो किसी भी देश में विदेश नीति का निर्माण यदि राजतंत्र है तो राजा बनाएंगे। गलत कि सही? अध्यक्षीय शासन प्रणाली है तो, लेकिन यदि शुद्ध गणतंत्रीय लोकतंत्र है तो प्रधानमंत्री के द्वारा विदेश नीति का निर्माण किया
जाता है। अच्छा, ये बात आप सभी जानते हैं। इमामुद्दीन से प्रश्न है, खड़ा होइए। भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सिट डाउन, छोटका खड़ा होगा। और प्रश्न है आपसे कि 2 सितंबर 1946 को इन्होंने कहा कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। तो अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? हाँ, पंडित जवाहरलाल। सिट डाउन। लेकिन एक बात और जान लीजिए, संविधान में लिखा गया है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। गलत कि सही? बाद की बात है, गोपनीय बात है सब। लेकिन मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कि कौन रक्षा मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन विदेश मंत्री बनेगा, कौन कृषि मंत्री बनेगा, गलत कि सही? यह तय कौन करता है? पीएम, प्रधानमंत्री। और एक प्रधानमंत्री चाहे तो अपने हाथ में एक से अधिक मंत्रालय का प्रभार रख सकता है। मेन तो उसका काम है प्रधान मंत्रियों के हेड के रूप में काम करना। लेकिन यदि वह चाहे तो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट अपने हाथ में रख सकता है। और आपको बता दें, हमारे नेहरू भले ही भारत के प्रथम पीएम थे, पंडित नेहरू पहले पीएम थे, लेकिन पीएम के साथ साथ इन्होंने विदेश मंत्री का पद भी अपने हाथ में रख लिया। हाँ, जान लो, खड़ा हो। भारत के पहले प्रधानमंत्री, बैठ जा तो खड़ा हो। भारत के पहले विदेश मंत्री, और जो यहाँ रहेगा क्लास में तब न पढ़ेगा। लिखियो दिए कि विदेश मंत्रालय अपने हाथ में रख लिए। तो भारत के पहले विदेश मंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल। सिट डाउन। लंबा घुमा घुमा के तो यहाँ लाया हूं, समझना है मेरे बात को। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। कौन थे? और चूंकि विदेश विभाग ये भी अपने हाथ में रख लिया, तो भारत के पहला विदेश मंत्री कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नियम है, विदेश नीति कैसा होगा यह तय प्रधानमंत्री करते हैं। और संयोग की बात क्या थी कि भारत के पहला प्रधानमंत्री भी पंडित नेहरू और विदेश मंत्री भी पंडित नेहरू। इसलिए भारत के विदेश नीति को पंडित नेहरू की नीति। कोई पूछेगा, कहते कि भारत के विदेश नीति को पंडित नेहरू की नीति कहते, क्यों? तो भारत के विदेश नीति को पंडित के नेहरू की नीति इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत के विदेश नीति का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्योंकि स्वतंत्र भारत का और गणतंत्र भारत का भी पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ही थे और स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री पंडित नेहरू थे। इसलिए इनका निर्माण किया गया। अब देखो, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजाद हुआ। लेकिन एक बात है, 15 अगस्त 1947 को भले ही आजाद हुआ हमारा देश, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय विश्व दो विचारधाराओं में बंटकर इतना ज्यादा मनमुटाव बढ़ गया था विश्व के देशों के बीच, खासकर के अमेरिका और रूस के बीच, कि लग रहा था कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि 2nd वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। और आपको पता है, मैं बताया हूं, ये आप पहले से भी जानते हैं कि 2nd वर्ल्ड वॉर हो या 1st वर्ल्ड वॉर हो, संपूर्ण विश्व 2 गुट में बट गया था। जो धनी देश थे, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन,
नहीं, जापान प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था नहीं था शामिल, किसके तरफ से? प्रथम विश्व युद्ध में। चलो मानता हूं बात को, जर्मनी शामिल, इटली शामिल था अमेरिका की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तब न बाद में वहां सेकेंड में पलट गया। जापान प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि जापान तो अमेरिका का शुरू से विरोधी था, क्योंकि 1893 ईस्वी में अमेरिका के एक नाविक कोमोडोर पेरी ने जापान का क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन करने का काम किया जबरदस्ती। उसे तो ईर्ष्या थी अमेरिका से। जब युद्ध चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जहां विश्व के अन्य देश लड़ रहे थे वही जापान अपने शक्ति का संचित कर रहा था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ शुरू, तो उस समय जापान के विदेश सचिव ओकामुरा और प्रधानमंत्री हिरोहितो, उसने एक ही नारा दिया था, सबको मारो सबको जलाओ। और उसने सीधे अपना बेड़ा पश्चिम को घुमाया, जापान के पर्ल हार्बर पर सबसे पहले धक्का दिया। अमेरिका पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि लगा कि अमेरिका अब यहीं स्वाहा हो जाएगा। अमेरिका ने चेतावनी दिया। उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, धमकी दिया कि तुम अपने विस्तारवादी नीति को और आक्रामक नीति को कंट्रोल करो, नहीं तो बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। बड़ा चोट्टा है थोड़ा सा, कहा जाए कि जब घातक हथियार उसके पास था, किसी को विश्व को बताया नहीं था कि मैं परमाणु एटम बम बना के रखा हूं, किसी को नहीं पता था, जान लीजिएगा। धमकी दिया तो लोगों को लगा क्या करेगा, इसको विश्व के बिरादरी से अलग थलग करने का प्रयास करेगा। किसी को थोड़ी ना अंदाजा था कि एटमी बम जाके गिरा देगा ये, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि अमेरिका एटम बम बना लिया है। बात सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। अचानक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर 2 एटम बम, पहला पर लिटिल बॉय और दूसरा पर फाइट मैन गिरा दिया। पता है आपको एक परमाणु बम गिराने से इंसान कैसे मरता है ना? टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें इतनी हीट होती है, हीट गर्मी उससे बढ़ जाती है। वहां लिखा है, मैंने पढ़ा है कि 1.5 लाख डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया था जापान का, जिस शहर में गिरा गया था वहां का। अचानक 40 डिग्री होता था, आप लोग 40-45 में आप लोग लगता है कि बाप रे अब तो नहीं रहने वाला, चलो पानी में गर्दन निकाल के पूरा बॉडी पानी में डुबा के रखेंगे। उसनाने लगते हैं। कुकर में चावल को रख दो, छत पर रख दो तो सीटी मारना शुरू कर देगा, गैस का बचत होने लगता है। गलत बोला, केवल 40 डिग्री आ जाए तो। लोहा भी लगभग 1400-1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। 1400-1500, जहां टेम्परेचर 1.5 लाख डिग्री बढ़ गया। कुछ इतनी गर्मी बढ़ी, कुछ लोग गए पानी में तो फुटबॉल इंसान बन गया, गोल हो गया पिघल कर। तो अमेरिका ने गिराया, जापान आत्मसमर्पण कर दिया 15 अगस्त 1945। फिर मुद्दे पर आइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैं आपको पढ़ाया हूं कि विश्व के बहुत सारे देश आजादी की लड़ाई पहले से लड़ रहा था। 1945 में भले ही मित्र राष्ट्र की जीत हुई, लेकिन इंग्लैंड की ताकत हिस्ट्री में पढ़ाया हूं इतनी ज्यादा कमजोर हो गई, और इंग्लैंड पर अंतरराष्ट्रीय दबाव इतने बढ़ने लगे कि उसमें यह पावर नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी कि अन्य देशों को गुलाम बना के रख सके। गलत सही, बहुत सारे देश आजाद हो गए। जहां एक और बहुत सारे देश आजाद हुए, वहीं दूसरी ओर 1945 में 2 मित्र राष्ट्र, 2 दोस्त, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी साथ लड़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी साथ लड़ा था। मतलब 1945 में विश्व 2 विचारधारा में बट गया। एक विचारधारा का नाम था पूंजीवाद और दूसरी विचारधारा का नाम था साम्यवाद। पूंजीवाद का समर्थक यूएसए और साम्यवाद का सोवियत रूस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश आजाद होने लगे,
तो अमेरिका सोचा कि अब तो इंग्लैंड का दबदबा घट गया, तो क्यों ना विश्व को गुलाम न बना के अपने विचारों के अधीन कर लूं। हालांकि पढ़ना सेकेंड में, लेकिन यहां बताना मजबूरी है थोड़ी सी। अमेरिका सोचा, अमेरिका एक नीति अपनाई कि संपूर्ण विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। पूंजीवादी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपति का बोलबाला होता है और किसी वस्तु का उत्पादन, उसकी कीमत का निर्धारण स्वहित के अपने लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। गलत से वहीं रूस कहा कि नहीं, हम संपूर्ण विश्व में समाजवाद को लाएंगे, साम्यवाद को फैलाएंगे, जहां उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होगा। सरकार तय करेगी किस व्यक्ति को क्या करना है, किसको विकास के लिए कितना है। जैसे एक माँ जानती है कि किसी की जरूरत क्या है, उसके उम्र के अनुसार किसी के थाली में 2 रोटी तो थोड़ा बड़ा है तो 3 रोटी, किसी बड़ा है तो 5 रोटी। गलत कि सही? दोनों देश विचारधारा में अमेरिका कहा कि संपूर्ण विश्व पूंजीवाद, रूस कहा साम्यवाद। इसी में वैचारिक मतभेद छिड़ गया। इसी वैचारिक मतभेद का नाम दिया गया शीत युद्ध, कोल्ड वार। शीत युद्ध यहां भी सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ना है। और शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच जो विचार मतभेद हुआ, इस मतभेद को शीत युद्ध नाम अमेरिका के पत्रकार ने दिया था, जिसका नाम था वाल्टर लिपमैन। खूब प्रचार किया। अब होता क्या है सर, शीत युद्ध है क्या? 2 नंबर का प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। तो शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है, विचारों का युद्ध है, जिस युद्ध में लड़ाई अस्त्र शस्त्र से नहीं होता है, बल्कि बातों ही बात में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का काम करता है, जैसे आप लोग करते हैं। हाँ, नेता तो तुम लोग भी तो करता ही है। हाँ, कैसे करता? आप उस पर छीटा कैसे करते, उस पर छीटा कैसे करता है। तो एक तरह से शीत युद्ध न है। गलत सही? राजनेता लोग करते हैं। हमारे माननीय मोदी जी, माननीय राहुल गांधी पर मोदी जी भी चुनाव प्रचार में आए थे तो कह दिए थे कि जंगल राज के 2 राजकुमार। कहने की जरूरत नहीं थी उनको। तेजस्वी और तेज प्रताप के बारे में कह दिया था उन्होंने। क्या है, ये थोड़ी नहीं बंदूक से लड़ रहे थे, बातों से उसको नीचा दिखा रहे थे। तो यो अपन फेंकू काका, हाँ, कि खूब फेंकते हैं, लपटेबे नहीं करता है जनता से। बिना नाम रखे उन्होंने इनकी आलोचना किया, कमेंट किया, तो ये भी बिना नाम रखे उनको भी अपने बातों के चंगुल में क्या कर दिया, लपेट लिया। गलती की सही? जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री का नाम रख दिया है पलटू चाचा। पलटू राम है। हाँ ना, वो नहीं कहेंगे। प्रश्न क्या है? तो शीत युद्ध क्या है जानेंगे। अब शीत युद्ध देखो, जहां भारत को विदेश नीति निर्माण करने की बात चल रही थी, वहीं विश्व में क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था। जैसे भारत एक नवजात शिशु है, भारत एक बउआ है जिसका उम्र 5 साल के है, 3-4 साल खेले कूदने का उम्र है। बाबू के सहयोग की जरूरत है, माइयों के सहयोग की जरूरत है। मान लो अमेरिका और रूस में से एक माता है, पिता है, और एक नवजात शिशु जब तक माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, डेवलप नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता है। तो जैसे बच्चा बहुत ज्यादा होशियार होता है, तुम वो ज्यादा होशियार होता है, मैं अगर हमारी मानो तो एक 5 साल का बच्चा है, अगर दोनों बाप माता सामने खड़ा हो, तुमको कौन बेसी प्यार करता है? नहीं बोल सकता है, नहीं बोलेगा। वो सोचेगा कि अगर मम्मी के नाम लेंगे तो पापा टॉफी नहीं देंगे, अब पापा के नाम लेंगे तो मम्मी दिन भर रहती है के साथ रहे तो 2-4 हाथ देगी, करवाती रहेंगे, चार्ज होते रहेंगे। तो बड़ी सुंदर आंसर देता है कि दोनों गोरे। और अकेला बाबूजी पूछेंगे लो टॉफी, तो कौन बात आप ही ना मानते, फिर अकेले मम्मी मिलेगी तो ना तुम ही मानते हो। बात गलत बोला हूं? तो भारत के नवजात शीत युद्ध में चल गया। भारत यहाँ विदेश नीति का निर्माण कर रहा था। विदेश नीति क्या हो, उसकी रूपरेखा क्या हो, बड़ा विवादास्पद बात आ गया था।
तो भारत ने कहा, अपना विदेश नीति बनाया, तो कहा कि हम न पूंजीवाद का सपोर्ट करेंगे, न पूंजीवाद का सपोर्ट करेंगे, न ही साम्यवाद का सपोर्ट करेंगे। या दोनों के बीच का हम विचारधारा को अपना लेंगे, मतलब दोनों ही गुट में रहेंगे नहीं, क्या बना लेंगे, गुट निरपेक्षता। बड़ी सुंदर बुद्धि लगा दी है। अमेरिका कह रहा तो हमारा पूंजीवाद में सब चीज देवो, खर्चा पानी। रूस कहा उससे बेसी हम तो रह देंगे, और साम्यवाद में। भारत देखा, अगर पूंजीवाद को अपना लेते हैं, अमेरिका के विचार को, तो रूस किसी प्रकार का हेल्प देने वाला हमको। लेकिन यदि साम्यवाद को अपना लेते हैं, मतलब रूस के साथ चल जाते हैं, तो अमेरिका हमको हेल्प देने वाला में से। जैसे कि नवजात शिशु उदाहरण दिया हो, अगर समझ में आई तो गुड, नहीं तो वेरी गुड तो है अगले साल के लिए। भारत ने दोनों गुटों का विरोध किया, और दोनों गुट में से किसी भी गुट में न शामिल होकर दोनों गुट का विरोध करते हुए एक अलग पॉलिसी अपनाना था, गुट निरपेक्षता, जिसका मतलब था किसी भी गुट का ना होना। गुट निरपेक्षता जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी गुट का ना होना। अब देखो, इस समय हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में, तुम खड़ी हो, लेनिन की मृत्यु कब हुई, थोड़ा सा पूछ लियो। 1900, वेरी गुड, सिट अप, खड़ा हो। लेनिन के मृत्यु के बाद सोवियत रूस का प्रधानमंत्री कौन बना? नहीं ये बोलेगा, बोला है ना, हम बोलिए। हाँ तो उत्तराधिकारी के नाम पूछे छिए, बैठ जा, नाम है सेवा हमार तो खड़ा हो। हाँ स्टालिन बना, केहन तो नाम है, अंगा मंगुल अलंग पटंगा जो क्रिकेटर के नाम रख लेते हो, लेकिन एको नंबर नहीं आएगा, ऐसा पढ़ोगे तो नंबर देगा, ऐसा ना ड्रॉ। किसी भी गुट का ना होना। और हमने कहा इस समय सोवियत रूस के जो पीएम थे कौन बने थे, स्टालिन। इसने बड़ा खतरनाक बात कह दिया। भारत ने कहा कि न हम साम्यवाद को में जाएंगे, ना पूंजीवाद में जाएंगे, बल्कि हम गुट निरपेक्षता, मतलब सभी गुटों से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। तो स्टालिन ने कहा कि जो हमारे साथ नहीं, वो हमारे खिलाफ है। जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे कहां है, खिलाफ है, मतलब हमारे विरुद्ध में है। बात बोलना चाहिए उसको, लेकिन बोल दिया, मतलब सीधा दबाव डालना, जबरदस्ती। मतलब बात इसको कैसे, जो हमारा दोस्त नहीं हो हमारा दुश्मन है। इसको तो हो सकता है कि तुमसे दोस्ती ना किसी कारण से कर रहा है, तो उड़वारू है, तुम्हारे जोड़े रहेंगे तो हमारा जो मेन लक्ष्य है, हमारी जो मेन एम है, जो दिशा है, वो खराब हो सकता है। इन्होंने कह दिया कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारे क्या है, खिलाफ है। तो अमेरिका के विदेश सचिव थे जॉन फास्टर डलेस, अमेरिका के विदेश सचिव थे। इन्होंने कहा कि भाई तब का बात ठीक नहीं, अनैतिक नीति है। कौन नीति है, कौन बात थोड़ी नहीं कि जो आपके साथ में जाएगा वो आपके खिलाफे हो गया। चुप रहना इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप्पी साध देने वाला गलत ही होता है। चुप्पी साधने का कुछ और भी पर्पस होता है, गलती की सही। और हर बार आंख से देखा गया बात सही हो संभव नहीं है, यह भी गलत होता है। क्योंकि कई बार इंसान मजबूरी बस वह भी काम कर लेता है जो उसे करना नहीं चाहिए। तो जॉन फास्टर डलिस ने कहा कि यह कैसी नीति है, अनैतिक नीति है। खैर नेहरू कह दिए तो कह दिए कि भाई मैं गुट निरपेक्षता को अपनाऊंगा, किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा, बल्कि दोनों गुटों से सपोर्ट और समर्थन लेकर अपनी अर्थव्यवस्था का क्या करूंगा, विस्तार करूंगा। और भाई क्या ठीक। अब नेतू देखे, नेहरू क्या देखे कि भाई हम तो अकेला बात बोल दिए, कहीं गड़बड़ा ना जाए,
कुछ संगठन में सदस्यों को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो नेहरू ने क्या किया, मार्च 1947 में एशियाई शिखर सम्मेलन कहां बुलाया, दिल्ली में बुला लिया। एशियाई देशों का मार्च 1947 में दिल्ली में एशिया महादेश के जितने भी प्रमुख देश थे उन देशों के एक मीटिंग बुलाया और कहा कि हम सब यदि मिलजुल कर रहे, 44 देश हो गए, एक दो है नहीं, एशिया महादेश में 44 के आसपास देश हैं, अगर हम सब एक हो जाए तो कोई भी हम सब पर दबाव नहीं डाल सकता। जैसे नाटो का उद्देश्य लक्ष्य है कि एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा। नाटो में आगे बढ़ाऊंगा, नाटो का एम क्या है कि एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण। अगर यूक्रेन लेकिन डर है बनने में, वो करो कुछ न कुछ उसकी अन्य शर्त है जो मानने को तैयार नहीं हो रहा है। बने का रहता तो नियम है, पूरा यू नाटो 28-29 देश से सब मिल के भिड़ जाएगा, कोना पर रूस पर भिड़ जाएगा। और जैसे नाटो में शामिल होगा तो डर था कि नाटो का स्थापना किया अमेरिका है, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता। गलत सही, मतलब नाटो का संस्थापक अमेरिका है तो अमेरिका भी रूस पर चढ़ाई करता तो क्या होता, युद्ध तो ही रहता ही, केवल रूस और अमेरिका का यूक्रेन का युद्ध नहीं रहता, यह पूरे विश्व का साम्यवाद और पूंजीवाद का जो शीतयुद्ध 90 में खत्म हुआ था, पुनः नया तरीका से चालू 91 में खत्म हो जाता, चालू वर्ल्ड वार के रूप में हो जाता। यहाँ यूक्रेन की भी कुछ मजबूरियां थी और नाटो लोग इसको मिलाए वो नहीं जल्दी करता। कौन अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहेगा, गलती की सही शायद। बाकी उन विद्वान राष्ट्र अध्यक्षों का क्या सोच है मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन हमको लगता है यही कारण है कि मिलने का चारा उन्हें न मिलाया होगा कि ऐसा होगा तो थर्ड वर्ल्ड वार चेतावनी दिया होगा सचिव कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। इधर से रूस करेगा, उधर विध्वंसक रूस के विध्वंसक पावर को औरने की सामर्थ्य अमेरिका में अभी भी नहीं है, जान लीजिए। 5000 प्लस एटम बम उसके पास है और एक से बढ़कर एक मिसाइल उसके पास है। अमेरिका को चलाने और ऊपर ही रोक कर वापस लेने का ही पावर है अमेरिका के पास। हाँ रोक लेगा, वो रोक देगा वहां पर, लेकिन रूस में यह चीज नहीं है। मतलब डायनिपल सीखता है ना तो अध छोरू वाला कि चला दिया को लौटाने का मंत्र ही नहीं है, तो खाली लोगों को परेशान करता है। जो पक्का होगा वो चला देगा, वो कल लाठोटी धमकी दिखाओ कि ना तो पूरे मारे के कहे ऐसे कर दिया, तो कहेगा ना पर मंत्र वापस ले लेगी। हाँ होता है, ना क्या होगा, ना कैसे होगा, मंत्र होगी नहीं तो मंत्र वापस ना लेते। मार्च 1947 में एशिया के देश शिखर सम्मेलन हुआ और 1949 में पता है ना इंडोनेशिया किसका गुलाम था, डचों का गुलाम था। और इंडोनेशिया एशिया महादेश का ही देश है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का चौथा देश इंडोनेशिया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, दूसरा तीसरा अमेरिका और चौथा कौन है, इंडोनेशिया। जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का तीसरा बड़ा देश अमेरिका और चौथा कौन है, इंडोनेशिया। अब विश्व में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है जहां 3000 प्लस टापू है। और इंडोनेशिया वो बात छोड़ो ना, एशिया महादेश का देश और एशिया महादेश के सभी देश अपने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो 1949 में नेहरू ने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाया इस बात का विरोध करने के लिए कि डच का विरोध किया जाए ताकि डच इंडोनेशिया को क्या कर दे, छोड़ दे। बात वही हुआ 1949 में डच देखा कि सब इंडोनेशिया के साथ खड़ा हो गया तो हमें अभी इंडोनेशिया को अपने गुलाम रखने की जरूरत नहीं है और इंडोनेशिया का आजाद हो गया और यहाँ के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो को बनाया गया। हॉलैंड
हाँ, नहीं हॉलैंड। अब दूसरी बात क्या हुई, जैसे 1949 में हुआ डच से मुक्त हुआ इंडोनेशिया, तो 1949 में ही 1 अक्टूबर 1949 को चीन के एक नेता थे माओ त्से तुंग, जिन्होंने चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कर दी। तो चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना का वही पूछा गया प्रश्न है 1 अक्टूबर 1900 किसने किया? माओ त्से तुंग। इसको माओ कहा जाता है, इसको आप माओ भी कह सकते हो। मतलब माओ त्से तुंग ने चीन में साम्यवादी शासन की क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। भारत देखा कि हमारा पड़ोसी देश है कि जो काम कर रहा था सपोर्ट कर देंगे तो हो सकता है कि मेरा मित्र बन जाएगा। और जब जैसे ही चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, इसको कूटनीतिक मान्यता देने वाला अगर विश्व का कोई पहला देश है तो कौन बना? इंडिया। इंडिया ने मान्यता दिया। क्यों? क्योंकि चीन भारत के उत्तर में है, सब जानता है। ऐसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, ठीक बोल रहा है लोग। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश चीन ही है। और चीन भारत के उत्तर दिशा में है। और भारत के पहले तो 5 गो था, अब 4 गो राज्य चीन से सटा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया है, उसको संघ राज्य का दर्जा दिया गया है। तो भारत के आज भी 4 राज्य और 1 संघ राज्य चीन से सटा हुआ है। गलत सही? तो अब बात हुई, भारत ने कूटनीतिक मान्यता दे दिया। संयोग से इसी समय हम बात करते हैं कोरिया की। किसकी बात करते हैं? कोरिया की बात करते हैं। कोरिया चीन के पूरब में है ना। चीन के जस्ट पूरब में कौन है? कोरिया। और कोरिया 2 भाग में बटा हुआ है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उत्तर कोरिया के लोग सोवियत रूस का सपोर्ट कर दिया कि हम साम्यवादी विचारधारा को अपनाएंगे, और दक्षिण कोरिया वाला अमेरिका का सपोर्ट कर दिया, पूंजीवाद को अपनाएंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि 1950 में कब कोरिया का युद्ध छिड़ गया। कोरिया का युद्ध कब छिड़ा? और एक बात है, विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को विश्व के लगभग 50 देशों ने मिलकर एक संस्था का गठन किया था। उस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। हालांकि वर्तमान समय में उसमें सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 193 हो गई। गलत किसे? ये सब संस्था पढ़ाऊंगा, जो भी मेरे मन से आ रहा है ना, आपके सिलेबस से का बात आ रहा है, लेकिन आगे आगे मिलेगा। यूएनओ संस्था हुआ, विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी उसकी है। और एक और बात उसमें लिखा गया है, अगर सब देश मिलकर सामूहिक सुरक्षा का बात करेंगे तो विश्व में शांति कायम रहेगी। तो कोरिया का लड़ाई छिड़ गया, दोनों मान ही नहीं रहा था। स्थिति ये आ गया था कि एटम बम का प्रयोग कर देगा दोनों। नहीं है, उसका मतलब छोड़ दीजिए ना, रूस अमेरिका के पास था ना कि सबसे पहले परमाणु बम अमेरिका ने बनाया, और सेकंड बनाने वाला देश कौन है? रूस। कहा दोस्तों के दगा दिया, हमको सूत्र बता दिया रहता तो हम पहले ही बना लिए रहते। यह भी एक हिस्सा दोनों के विवाद का कि दोस्ती में कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। तू तो दोस्ती में चीटिंग कर दिया, आपने सीख लिया, हमको सिखाया ही नहीं। हम भाई दोस्त हैं, कहीं सड़क पर जा रहे हैं, कुछ मिले तो दोनों बांट लो, मित्रता बरकरार रहे। मैं कहता मिलक तो हम चल तो रहे, में से नाश्ता करा दीजिए। हाँ, हम नहीं रखते। कई बार हमें मिला, जयगो थे सब बांट लिया बराबर बराबर। काहे नहीं बताना चाहिए? दोस्ती में अगर गोपनीयता होगी तो फिर दोस्त पहले तो दोस्त ही नहीं बनाओ। क्या कि तुमको गोपनीय बस 10 रुपये में काम चला लिया, 5 आदमी। हाँ तो बराबर हो गया, तब ईमानदार हुआ वो। कोरिया का लड़ाई छिड़ गया, और कोरिया के लड़ाई में पहली बार सामूहिक सुरक्षा की बात की गई। कहा कि दोनों शांत हो ना, तो यहाँ तो अमेरिका ने कहा था कि हम एटमी बम पटक देंगे। अमेरिका ने धमकी दिया, कई बार धमकी भी जरूरी है।
पीटा किसी को नहीं, लेकिन हमारा इससे बेसी धमकी कोई देता भी नहीं। हर दिन देता हूँ, शब्दों का धमकी देता हूँ ना। अमेरिका ने यह धमकी दिया, अगर दोनों शांति से नहीं रहोगे तो क्या करेंगे, एटम बम। अमेरिका ने उसे 50 में कोरिया के युद्ध में एटम बम पटकने की क्या दिया था, तब ना कोरिया, चाहे अभी कौन है उत्तरी कोरिया का, किम जोंग अगर बाप उस समय था, कहा कि क्या हुआ। हाँ, दादा खानदानी वहां का राजा चल रहा है, सब तानाशाही चल रहा है, ताकि बदला कहीं उधर से लेंगे। देखते हैं बार बार अमेरिका को धमकी देता है, हिम्मत है तो फरियाले मैदान में, हम तो तैयार है, ये है, हम तो डूबने को तैयार, लेकिन तो लेके डूबेंगे। किस फिल्म का डायलॉग है कि अंधारा नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वैसा लिखे है किम जोंग की कहानी। अच्छा अच्छा, तो तू तो ये देखवे करता है, पढ़ता है कहाँ। खैर मुद्दे पर आइए। तो यहाँ पर सामूहिक सुरक्षा की बात की कोरिया की लड़ाई में। कोरिया की लड़ाई कब हुआ और एटम बम पटकने की धमकी कौन दिया, भारत अब सोचता है कि देख रहे हैं विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शीत युद्ध भले ही यूरोप महादेश में है और भारत दक्षिण एशिया का देश है। भारत किस एशिया में है, दक्षिण एशिया का देश है। कहीं शीत युद्ध का लहर, शीत युद्ध का गर्मी हमारे एशिया महादेश में प्रवेश न कर जाए, खास करके दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश न कर जाए। कर जाएगा तो सब गरीबे देश से बर्बाद हो जाएगा। तो भारत सोचा कि क्यों ना अपने पड़ोसी देश तो सब तो कमजोरे है, तो एक मजबूतता से दोस्ती कर लिया जाए, कोना से, चीन से। तो भारत ने क्या किया, अप्रैल 1954 में किससे, चीन से कितने बिंदु पर, 5 बिंदु पर एक समझौता किया, जिसको हम पंचशील समझौता कहते हैं। हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पंचशील समझौता कब हुआ, किसके किसके बीच, भारत और चीन के बीच हुआ था। क्योंकि 1954 में चीन के कौन प्रधानमंत्री, चीन के पीएम चाउ एन लाई, हाँ तिला संक्रांत में के चाउर और लाई हाँ, चाउ एन लाई चीन के उस समय प्रधानमंत्री थे, और हमारे भारत के जो उस समय पीएम थे पंडित नेहरू। इन दोनों ने हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया। क्या दिया, हिंद चीन भाई भाई। क्या पता था 1962 में चीन का साई बन जाएगा। हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया और 5 बिंदुओं पर एक समझौता किया। इसको हम नाम क्या दिए, पंचशील समझौता के नाम से। प्रश्न 2 नंबर में हर तरह पूछता है कि पंचशील समझौता के मुख्य बातों को लिखें। फिक्स है, जैसे इतिहास में एक प्रश्न है कार्बन 14 विधि क्या है, लिखें। 2 नंबर फिक्स है, आंख उनके याद करो, कुछ भी करेगा। क्वेश्चन का नंबरिंग ना दो, लिख दो, प्रश्न टकराए भी करेगा। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में हर साल पूछबे करता है कि पंचशील समझौता क्या है। पहला प्रश्न तो लिखो कि 1954 ईस्वी में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच 5 बिंदुओं पर एक वार्ता हुआ था, उसी को पंचशील समझौता के नाम से। फिर इसी प्रश्न को चेंज करेगा कि पंचशील समझौता के मुख्य बातों को लिखे। 2 बात न हो गया, समझौता क्या है वो अलग हो गया, उसके मुख्य बात कौन कौन है। तो पहला कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। पंचशील समझौता का पहला मुद्दा क्या था कि एक दूसरे के, पहला बात क्या कहा, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता व संप्रभुता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। मतलब आपका प्रदेश जहां तक हम उसमें दिमाग ना लगाएंगे, और आपकी संप्रभुता मतलब कानून शक्ति में हम दखल अंदाजी क्या करेंगे, नहीं देंगे। ना तुम हमारा में देना, ना हम तोरा में देंगे। दूसरा मुद्दा, दूसरा बात कहा कि किसी पर आक्रमण न करना।
किसी पर आक्रमण न करना। किसी पर आक्रमण न करना मतलब न भारत चीन पर आक्रमण करेगा, न चीन। गलती की सही? लड़ाई कब होगा? हम कहते हैं ना बार बार कि जिससे विचार ना मिले उसके अगल बगल मत बैठो, उस पर किसी प्रकार का छीटा कसे भी मत करो, कभी लड़ाई ना होगा। गलत की सही? पर न्याय हो पर हो जाओ। यहां भी हुआ कि किसी पर आक्रमण नहीं करना, हम तोरा विरोध में कुछ ना बोलेंगे, तोरा बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, तू भी मेरे बारे में मत सोच, लड़ाई का बात नहीं होगा। यहां तो लड़ाई होता है कि तुम टांगा आने जाते हो, कहे आने जाते हो। कभी गलती एगो का होता ही नहीं, अरे एक को ने 21 है, दूसरा का 18 जरूर है, तब होता है। 2 पॉइंट कम है तो जरूर। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि खाली ओकरे दोसरा लगे, हमारे दोस्त कुछ न रहे ना, दोनों के रहे ना रही रहता दोनों का है, कतनो रहे लेकिन रहता दोनों का है। एक के विवाद से लड़ाई कभी होगा ही नहीं। तीसरा, एक दूसरे के घरेलू मामला में, एक दूसरे के घरेलू मामला में हस्तक्षेप न करो। हम अपना घर में कुछ कर तरह से की मतलब है, लेकिन ये न चलेगा तो बाल बच्चा तो मार के मुंह थोड़ी नहीं देगा, पड़ोसी जाएगा तो पुलिस को फोन करेगा ना। लेकिन यहां कहा गया कि हम अपने देश के अंदर क्या कर रहे हैं, आप इसमें दिमाग ना लगाएंगे, और तुम भी अपने देश के अंदर क्या करोगे, हम भी उससे दिमाग नहीं लगाएंगे। चौथा बात कहा, चौथा, समानता तथा परस्पर लाभ के लिए समानता। हमेशा जो भी काम करेंगे बराबरी में। जैसे मित्रता में कोई न अमीर होता है ना गरीब होता है, मित्र तो हमेशा बराबर। देखो जीवन में एक और बात बता रहा हूं, जीवन में सुखी रहना है तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि दोस्ती और रिश्तेदारी हमेशा बराबर वालों में करो, और ना जब जिंदगी भर तकलीफ झेलने के लिए तैयार रहो। गलती बोल दिया। दोस्ती और रिश्तेदारी हमेशा बराबर। अगर मान लिया तुम अपने से ज्यादा ओहदा वाले पर ज्यादा पैसा वाले से कर ले तो तुम्हारा वैल्यू कभी न देगा। हाँ, जितना औकात हो, विद्वान ने लिखा कि अपनी पहुंची बिचारी के कर्तव्य करिए दौड़, तेते पांव पसारिए जैती लंबी शौर। अगर तुम्हारा लेवल जितना है उतना ही लेवल वाला से दोस्ती करोगे ना, बहुत दिन चलेगा। उतना ही लेवल वाला से अगर रिश्तेदारी नहीं करोगे तो खूब वैल्यू दे, खूब इज्जत करेगा। और कहीं ज्यादा में कर लिए तो उसके मेंटेनेंस में नहीं टिक पाओगे। तू पैसा वाला से दोस्ती कर लोगे, तू कभी बर्गर पिज्जा खिलाएगा, और तोहर तो औकात है कचरी मुड़ी खाने का, सिंघारा खाने का, और कहीं एको दिन बर्गर पिज्जा का ऑर्डर, भाई हर दिन का तुमको खिलाना पड़ेगा, 1 महीना का खर्चा बराबर, बयान से भीख मांग। तो इससे अच्छा क्यों नहीं हम मुड़ी कचरी खाने वाले से ही दोस्ती करें। जैसा उसकी औकात है हमारी हो तो कभी बिगाड़, हाँ कोई बात नहीं है, सब लंबी होंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब मुकेश अंबानी के बेटा से दोस्ती कर ले क्या होगा, वो के दिन के खर्चा करोड़ों चल जाता है। अब यहाँ तो पूरा प्रॉपर्टी बेच के भी करोड़ इकट्ठा नहीं होगा। भाई 100 दिन खिलाएगा, लेकिन तुमको मित्र नाते खिलाना पड़ेगा ना। एक दिन पूरा प्रॉपर्टी कराए, अब कल से क्या खाओगे सोचो। और 5वां बात है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व माने ऐसा काम करेंगे, ऐसा विचार करेंगे कि दोनों देश में हमेशा क्या हो, शांतिपूर्ण विचारधारा फैला रहे। ऐसा कोई नहीं काम करेंगे जिससे दोनों में क्या हो जाए, मोटा हो जाए। तो ये था पंचशील समझौता, उसकी मुख्य बात है। इसके बाद जो रह जाता है उसके बारे में चर्चा कल की क्लास में।